फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ में स्टडी जो भी क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज MCQ और चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास, आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम टोटल 50 MCQ करने की कोशिश करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ठीक, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इसमें केवल टिक लगा है, बाद में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में टिक नहीं लगा हुआ। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है, तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसमें हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा 2 से 4% होती है। ठीक है, और कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1150 से 1250 या 1100 से 1200। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। अगर इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होती है 62 50 किलोग्राम, 12 50 किलोग्राम, 2250 किलोग्राम और 3000 किलोग्राम। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। तो बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है तो हमारी 1250 किलोग्राम होती है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1250। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे पूछा, अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ LBS/SQ में अगर पूछा जाता प्रति इंच करके, तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना होता? अगर SQ करके पूछा जाता तो राइट आंसर हमारा क्या होता है? वहाँ पे हमारा होता है 4000। ठीक है, कितना होता है वहाँ पर? 4000। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ LBS/SQ में कितना होता है? तो 4000 होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंच में था जो हमने 4000 बताया। और यहाँ पे प्रति सेंटीमीटर में अगर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में पूछे तो 1250 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, निम्न में से वह धातु जिस पर मौसम का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। ऑप्शन है स्टील, कॉपर, कास्ट एंड एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। निम्न में से किस धातु पर वह कौन सी धातु है जिस पर मौसम का प्रभाव सबसे कम पड़ता है? तो वो हमारी कास्ट आयरन होती है, जिस पर हमारा मौसम का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। निम्न में से वह धातु क्या है जो गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है? तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आप इस क्वेश्चन को गलत मत बताइएगा। निम्न में से वह धातु कौन सी है जो गर्म और ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। तो वह हमारी ढलवा लोहा होती है, मतलब कि कास्ट आयरन। और राइट आयरन को क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा। ठीक है, ये भी यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन जो होती है हमारी गर्म और ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है। ठीक है, कास्ट आयरन से रिलेटेड एक हम पॉइंट बता दें, जो पीछे जो शायद 3-4 क्लास पहले क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सबसे ज़्यादा मशीनबिलिटी का गुण किस में पाया जाता है? तो वहाँ पे माइल्ड स्टील ऑप्शन था, वो कास्ट आयरन था, और भी वहाँ पे कुछ 2 ऑप्शन और थे। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या था? कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में हमारा मशीनबिलिटी गुण क्यों अधिक होता है? इसका रीज़न ये है कि कास्ट आयरन में हमारा जो ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट होने के कारण ही इसको आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं कास्ट आयरन की, लेकिन उसकी हम कास्टिंग वगैरह फोर्जिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कास्ट आयरन की हम फोर्जिंग वगैरह कास्टिंग वगैरह इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारा भंगुर होता है। और इसकी हम मशीनिंग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हमारा ग्रेफाइट होता है। ठीक, ग्रेफाइट होने के कारण इसे आसानी से हम इसकी मशीनिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना, वह कौन सी धातु है जो अति उत्तम बेयरिंग व स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है कि वह कौन सी धातु है जो अति उत्तम बेयरिंग व स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करती है? तो आपको यहीं से समझना है स्लाइडिंग सरफेस मतलब कि जहाँ पर भी पार्ट्स स्लाइड करते हैं, तो जैसा कि हमारे लेथ मशीन की जो बेड है उसमें हमारा टेल स्टॉक और ये हमारा क्या स्लाइड करता है ना, तो उसमें जिसे हमारा बीच में कैरिज होता है, टेल स्टॉक तो हमारा दाईं तरफ और हेड स्टॉक हमारा लेथ मशीन में बाईं तरफ होता है। उसमें जो हमारा बीच में कैरिज मूवमेंट करता है दाएँ से
से बाएं। तो वो हमारा जो स्लाइडिंग सतह सरफेस प्रदान करता है वो कौन सा मटेरियल होता है? कास्ट आयरन होता है। ठीक है, उस कास्ट आयरन के जो टाइप होते हैं उसमें से हमारा जो लेथ मशीन के बेड बनाए जाते हैं वो हमारे होते हैं ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा ही हम जो हमारे बेड होते हैं लेथ मशीन के वो हम इससे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है लौह धातुओं में से सबसे कम जंग निम्न से किस धातु को लगता है? ऑप्शन है इस्पात, पिटवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात, ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा? तो लौह धातु में सबसे कम जंग निम्न से किस धातु को लगता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ढलवा लोहा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ढलवा लोहा मतलब कि कास्ट आयरन। तो सबसे कम जंग किस में लगता है? हमारा कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की मात्रा होने से निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सही लगता है या उसमें डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है तो आप कहीं भी किसी ग्रुप में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे। कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की मात्रा होने से निम्न से कौन सा कथन सही नहीं? तो हम पहले देख लेते हैं कौन सा कथन सही होगा। सेल्फ लुब्रिकेशन का कार्य करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कास्ट आयरन में जो हमारे ग्रेफाइट की वजह से ही हम जब कास्ट आयरन में किसी भी मटेरियल के द्वारा हम जब मतलब कि ड्रिलिंग कर रहे होते हैं कास्ट आयरन में तो वहाँ पर कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से जब हम थ्रेड काट रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ पे सेल्फ लुब्रिकेशन का कार्य करता है कास्ट आयरन, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है। इसे आसानी से मशीनिंग की जा सकती है, जैसा कि हमने बताया कि अगर कास्ट आयरन में ग्रेफाइट का गुण है तो उसकी वजह से उसकी हम आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। और क्या क्या गुण हो सकते हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा फिनिशिंग अच्छी आती है। तो जाहिर सी बात है अगर मशीनिंग की जा सकती है तो उसमें फिनिशिंग भी हमारी अच्छी आएगी। टफनेस का गुण होता है, बिल्कुल नहीं। जहाँ हमारा जैसा कि आपको पता है कास्ट आयरन में हमारा भंगुरता का गुण बहुत अधिक होता है, तो जहाँ पर हमारा भंगुरता होगा तो वहाँ पर टफनेस का गुण नहीं होगा, क्योंकि भंगुरता और टफनेस दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। अगर हमारी भंगुरता ज़्यादा है तो टफनेस हमारी कम होगी, है ना। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अधिकतर मशीन टूल्स व उनके पार्ट्स कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का पूछा जा रहा है कि अधिकतर मशीन टूल्स व उनके पार्ट कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं? निम्न में से मुख्य उत्तर क्या है? मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, मशीनिंग करना आसान है, इसमें बहाव का गुण अच्छा होता है, इसका गलनांक लौह धातु में से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अधिकतर मशीन टूल्स व उनके पार्ट कास्ट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं? निम्नलिखित उत्तर क्या है? ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो अधिकतर मशीन टूल्स और उनके पार्ट जो होते हैं कास्ट आयरन क्यों बनाते हैं? इसका रीजन ये है कि उसमें मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि हमारी जो लेथ मशीन है हमारी वैसे तो वर्कशॉप में ही रहती है, और इसके अलावा जो भी हमारे पार्ट है अगर वो खुले स्थान में है तो वो उनका वह पार्ट हमारे कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जो जैसे मेन होल के ढक्कन है आपको पता होगा वो बाहर है ना, वो किसके बनाए जाते हैं? मेन होल के ढक्कन वो हमारे बनाए जाते हैं वाइट कास्ट आयरन के, है ना। है तो वही कास्ट आयरन का ही टाइप है ना। तो जो हमारे बाहर बने रहते हैं रोड कहीं बाहर आपने देखा होगा तो वो क्योंकि उसमें मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से बनाते हैं, है ना। मशीनिंग करना आसान है, वो तो बिल्कुल सही है। इसमें बहाव का गुण अच्छा होता है, बिल्कुल सही है। में गलनांक लौह धातुओं से अधिक होता है। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों हम बनाए जाते हैं अधिकतर मशीन टूल्स और पार्ट कास्ट आयरन के? वो इसलिए क्योंकि मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है? मशीन टूल्स के गियर बॉक्स हेड स्टॉक आदि किस धातु के बने होते हैं? राट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, मीडियम कार्बाइड स्टील। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएं। मशीन टूल्स के गियर बॉक्स हेड स्टॉक आदि किस धातु के बनाए जाते हैं? जो हमारे गियर बॉक्स हेड स्टॉक आदि किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएं। तो जो हमारे मशीन टूल्स के गियर बॉक्स हेड स्टॉक के किसके बनाए जाते हैं? ये हमारे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। राइट आंसर हमारे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया था? गियर बॉक्स का हेड स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क
को निम्न में किस भट्टी में पिघलाकर पिग आयरन तैयार किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि लौह अयस्क को, मतलब लौह अयस्क है उसको निम्न में से किस भट्टी में पिघलाकर पिग आयरन तैयार किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। लौह अयस्क को क्या करते हैं हम, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, जिसको हिंदी में वात्या भट्टी बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद एक निश्चित टेम्परेचर में उस लौह अयस्क को गर्म करने के बाद उसको हम जब निकालते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल आती हैं और उसमें से हमारा पिग आयरन निकलता है, जो कि बहुत ही अशुद्ध होता है। पिग आयरन भी ऐसा नहीं कि पिग आयरन शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा भी हमारी बहुत अधिक होती है, 2 से 5% होती है पिग आयरन में, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ब्लास्ट फर्नेस। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कास्ट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं, तो क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं। अगर राइट आयरन पूछा जाता राइट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं, तो हम पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं। अब पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राइट, क्या पूछा जा रहा है, ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर होता है 800 से 1200, 700 से 1500, 1000 से 2000, 2000 से 2500। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएं। तो जो ब्लास्ट फर्नेस का हमारा टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, पिग आयरन में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 2 से 4%, 3 से 5%, 1 से 2%, 4 से 6%। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। तो जो हमारी पिग आयरन होता है किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पिग आयरन में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 2 से 5 या 3 से 5% हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन का गलनांक होता है, बताइए फ्रेंड्स पिग आयरन का गलनांक कितना होता है। 1250, 900, 1100, 1340। पिग आयरन का गलनांक कितना होता है फ्रेंड्स। तो पिग आयरन का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1340 होता है। राइट आयरन का अगर पूछता तो 1600 होता है। अगर कास्ट आयरन का पूछे तो 1150 से 1250 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्टी के अंदर की दीवारें बनी होती मिट्टी की ईंटों से, सीमेंट की ईंटों से, चाइना क्ले की ईंटों से, पत्थर से। बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। वात्या भट्टी के अंदर जो हमारी दीवार बनी होती है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है, मिट्टी की ईंटों से, सीमेंट की ईंटों से, चाइना क्ले की ईंटों से और यहाँ पे पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। जो हमारी वात्या भट्टी के अंदर जो हमारी दीवार बनाई जाती है वो हमारी किसकी बनाई जाती है, जो हमारी एक चिकनी मिट्टी होती है, क्ले का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी होती है, तो मिट्टी की अस्तर होता है वो चाइना क्ले की मिट्टी से हम ईंटों से उसका बनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से सबसे अशुद्ध लोहा है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, पिग आयरन, स्टील। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। सबसे अशुद्ध लोहा कौन सा है, हमने बताया कि सबसे जो पहले हम प्राप्त करते हैं जैसा कि लौह अयस्क है, तो उसमें बहुत ही अशुद्धियाँ होती हैं। फिर लौह अयस्क को क्या करते हैं हम, लौह अयस्क को हम डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद वहाँ से पिग आयरन प्राप्त होता है। फिर पिग आयरन को हम डालते हैं क्यूपोला फर्नेस में। क्यूपोला फर्नेस में जब हम पिग आयरन को डालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कास्ट आयरन प्राप्त होता है ना। तो कास्ट आयरन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, या पूछा जाए कि कास्ट आयरन के प्राप्त करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, तो वो हमारा पिग आयरन होता है। तो पिग आयरन को हम क्यूपोला फर्नेस में डालते हैं, फिर क्यूपोला फर्नेस से हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं। तो हमारा सबसे अशुद्ध लोहा कौन सा है, हमारा यहाँ पे पिग आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, निम्न से किस फर्नेस द्वारा ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। ऑप्शन है ब्लास्ट फर्नेस, पुलिंग फर्नेस, विद्युत आर्क भट्टी, क्यूपोला भट्टी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है, तो जो हमारा फर्नेस जो हमारा कास्ट आयरन है वो हम क्यूपोला फर्नेस से तैयार करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा 16 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसिबल फर्नेस, मतलब कि जो हमारा कास्ट आयरन है जो हम क्यूपोला फर्नेस से तैयार करते हैं, वह उस क्यूपोला फर्नेस का
सॉरी क्रूसिबल है ना, हमने सोचा कि कुपोला फर्नेस है। तो यहाँ पे पूछा क्रूसिबल फर्नेस का टेम्परेचर कितना होता है, 1150 से 1200, 1260 से 1300। हम ये बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा कुपोला फर्नेस का टेम्परेचर कितना होता है, बताएं फ्रेंड्स। जिस कुपोला फर्नेस से हम कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन कुपोला फर्नेस का अगर पूछा जाए कि इसका मेल्टिंग जोन कितना होता है, तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा, कुपोला फर्नेस का मेल्टिंग जोन कितना होता है। हम क्रूसिबल का नहीं पूछ रहे, यहाँ पर हम कुपोला फर्नेस का पूछ रहे हैं। बताएं कुपोला फर्नेस का क्या होता है मेल्टिंग जोन। तो जो हमारा कुपोला फर्नेस का होता है वो भी लगभग हमारा क्रूसिबल फर्नेस के बराबर का ही होता है। मतलब कि जो हमारा कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 1150 से 1250, इसी प्रकार हमारा कुपोला फर्नेस का भी हमारा 1250 से लगभग 1350 हमारा लगभग मेल्टिंग पॉइंट कुपोला फर्नेस का मेल्टिंग जोन होता है, जिस प्रकार से क्रूसिबल फर्नेस का होता है। तो क्रूसिबल फर्नेस का यहाँ पे पूछा है, तो क्रूसिबल फर्नेस का जैसा कि हमने बताया सेम कुपोला फर्नेस की लगभग इसका टेम्परेचर होता है। तो क्रूसिबल फर्नेस का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 1260 से 1340 होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढलवा लोहे का गलनांक कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है, सॉरी 18 का राइट आंसर बताना है। तो हमारा जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1150 1250 या 1150 से 1200 है ना, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो हमारा कुपोला फर्नेस का टेम्परेचर होता है वो हमारा 1250 से 1350, ऐसे याद करने के लिए 1260 से 1340 भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। अभी हमने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है ना। तो उसमें हमने बताया था जो हमारी कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 1250 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 1250 हमारी कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। किस में होती है, ये हमारी होती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। किस में होती है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में ये कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर वो इंच में पूछे तो इंच में हमारी कितनी होती है, 4000 LBS। ठीक है, LBS SQ। अगर किसी को इसका मतलब जानना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा LBS/SQ, वहाँ पर आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। LBS/SQ इंच। ठीक है, इंच। तो ये 4000 टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इंच में होता है। 4000 LBS/SQ इंच। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका UPRVNL में पिछले एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं डिटेल में। ठीक है, इस ताकि सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका बन जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ जाए। तो और जो हमारा प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की, तो वो हमारी होती है 1250। ठीक है, याद रहेगा दोनों चीज़। अब यहाँ पे पूछा है कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो कास्ट आयरन की जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। वो होती है 6250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहेगा ना। कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 6250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंच में पूछे, जैसा कि LBS में हमने बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछे किस में, LBS में, तो वो होती है हमारी 16000। ठीक है, 16000 LBS/SQ। ठीक है, याद कर लीजिएगा SQ इंच में। ठीक है, किस में, इंच में, याद रहेगा ना। ये क्या है 16000, ये हमारा है कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंच में। अगर वो किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पूछता है तो 6250 याद रखना है। ठीक है, अगर वो टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछता है कास्ट आयरन की तो कितनी होती है, वो हमारी होती है 1250, किस में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में हमारी 1250। अगर वो पूछे LBS/SQ में पूछे तो उसकी होती है हमारी 4000। ठीक है, याद रहेगा ना, 4000। ठीक है, 4000 LBS/SQ इंच में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, और इसमें हमारा इंच में कितना,
वो होता है 16,000। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है, लौह धातु में से सबसे कम गलनांक किसका होता है, स्टील, राट आयरन, ढलवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएं। सबसे कम गलनांक किसका होता है, तो यहाँ पे हम सबके हम गलनांक देखेंगे किसका कितना गलनांक होता है। स्टील का लगभग कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार हमारा जो प्लेन कार्बन स्टील का जो हमारा टेम्परेचर होता है, अगर प्लेन कार्बन स्टील का पूछे तो वहाँ पर हमारा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर राट आयरन का पूछे तो 1600 होता है। ठीक है, अगर उच्च कार्बन इस्पात मतलब हाई कार्बन स्टील का पूछे तो लगभग वो जैसा कि हमें पता है कि अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसी भी स्टील में बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो अगर 1400 प्लेन कार्बन स्टील का है, 1300 अगर प्लेन कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट है, तो अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम करेंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ढलवा लोहा से हमारा ज़्यादा रहता है हाई कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे कम हमारा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, ढलवा लोहा का होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सबसे अधिक गलनांक पूछता तो यहाँ पे हमारा राट आयरन आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस धातु की फोर्जिंग नहीं की जा सकती है तथा उसमें मेलेबिलिटी का गुण नहीं होता है, बताएं फिर से। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात। तो वह कौन सी धातु है जिसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती है और मेलेबिलिटी का गुण नहीं होता है। तो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसमें ग्रेफाइट का गुण होता है, जिसकी वजह से हम उसकी हम मशीनेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब मशीनिंग योग्य होता है। और उसमें ग्रेफाइट होने की वजह से वो सेल्फ लुब्रिकेशन का कार्य करता है और इसी वजह से हम लेथ मशीन के बेड बनाते हैं। लेकिन उसमें भंगुरता का गुण होता है, इस वजह से हम उसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती है, ना ही उसको मेलेबिलिटी का उसमें ना ही गुण होता है। ठीक है, तो वह राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का, ग्रे कास्ट आयरन में फ्री कार्बन की मात्रा होती है, बताएं फिर से। ग्रे कास्ट आयरन में हमारी फ्री कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 1 से 2%, 3 से 4%, 2 से 3%, 0.5 से 0.7%। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएं। जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है इसमें टोटल हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा अगर पूछे, ठीक है, यहाँ पे फ्री कार्बन पूछा है, लेकिन हम अगर पूछें कि ग्रे कास्ट आयरन में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ग्रे कास्ट आयरन में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा 3 से 4% होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 3 से 4%, जिसमें से हमारा फ्री कार्बन होता है जो हमारा आयरन के साथ मतलब अलग होते हैं, और जो हमारा कंबाइंड कार्बन होता है बिल्कुल कि मतलब जुड़े होते हैं, जो हमारे कण होते हैं बिल्कुल जुड़े होते हैं। और फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन के बारे में हमने डिटेल में भी बताया है, कास्ट आयरन का एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बनाया, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो कंबाइंड कार्बन, फ्री कार्बन, तो यहाँ पे पूछा गया फ्री कार्बन, और टोटल हमारा कार्बन होता है 3 से 4%। इसमें से हमारा फ्री कार्बन भी होता है और हमारा कंबाइंड कार्बन भी होता है। तो कितना होता है, यहाँ पे हम 3 से 4 लिख लेते हैं। 3 से 4 हमारा कार्बन होता है ग्रे कास्ट आयरन में। ठीक है, अब इसमें से पूछा है कि हमारा फ्री कार्बन कितना होता है, तो फ्री कार्बन इसमें हमारा 2 से 3% होता है। याद रखिएगा, 2 से 3% हमारा इसमें फ्री कार्बन होता है। अब इसमें अगर कंबाइंड कार्बन पूछे तो बताइए फ्रेंड्स कितना हमारा कंबाइंड कार्बन बचता है। अगर हमारा टोटल जो ग्रे कास्ट में कार्बन प्रतिशत मात्रा 3 से 4% है, या मान लो कि 4% है, ठीक है, 4% है। अब उसमें से हमारा 3% क्या हो गया, हमारा फ्री कार्बन है, तो कंबाइंड कार्बन कितना बचेगा, 1% बचेगा। आया ना समझ में, कि टोटल ग्रे कास्ट आयरन में हमारा टोटल कार्बन प्रतिशत मात्रा 4 है, जिसमें से हमारा 3% मात्रा वो हमारा फ्री कार्बन हो गया, तो कंबाइंड कार्बन कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा ना, 3 1 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको याद करना है। तो 2 से 3% हमारा फ्री कार्बन होता है। अगर कंबाइंड कार्बन पूछता ग्रे कास्ट आयरन में, तो ग्रे कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन की प्रतिशत मात्रा 1% होती है। ठीक है, ये याद रखिए। अगर टोटल कार्बन, केवल कार्बन प्रतिशत मात्रा पूछता है तो 3 से 4%। ठीक है, 3 से 4%। ग्रे कास्ट आयरन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जान लीजिए। ग्रे कास्ट आयरन
का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग हम अधिकतर मशीनिंग योग्य, मतलब इसको मशीनिंग की जा सकती है क्योंकि हमारा इसमें फ्री कार्बन अधिक होता है। जहाँ भी हमारा कंबाइंड कार्बन अधिक होगा, याद रखिएगा जहाँ पर भी किसी भी कास्ट आयरन में अगर कंबाइंड कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है तो वह कास्ट आयरन हमारा ब्रिटेल होगा, वो हमारा उसको हम मेलेबल, मतलब कि उसमें मशीनिंग करने का गुण कम होगा। जैसा कि हमारा वाइट कास्ट आयरन जो होता है, वाइट कास्ट आयरन हमारा उसको हम मेलेबल, मतलब उसको हम मशीनिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा हार्ड होता है। इसी वजह से जो हमारे मेन स्विच की बॉडी होती है, बिजली के मेन स्विच की बॉडी, वो हमारी किसके बनाए जाते हैं? वो हमारे बनाए जाते हैं वाइट कास्ट आयरन। क्योंकि वाइट कास्ट आयरन क्या होता है? हमारा कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारी कंबाइंड कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और फ्री कार्बन कम होता है। कितना होता है ये भी हम बता दें। अगर पूछा जाए वाइट कास्ट आयरन के, वाइट कास्ट आयरन में हमारा टोटल कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2 से 4% होती है। उसमें से हमारी जो हमारी कंबाइंड कार्बन होती है, कंबाइंड कार्बन उसमें हमारा लगभग 3% होता है और फ्री कार्बन हमारा 1% होता है। ठीक है, फ्री कार्बन कितना होता है? 1% होता है। कंबाइंड कार्बन हमारा उसमें 3% होता है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर भी कंबाइंड कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होगी वह हमारा कास्ट आयरन कठोर होगा। जो कठोर होगा तो उसकी मशीनिंग नहीं की जा सकती है आसानी से। ठीक है, ये चीज़ें आपको रखना है। तो वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग हम बिजली के मेन स्विच की बॉडी के बिजली के मेन स्विच की बॉडी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है उसका हम प्रयोग लेथ मशीन के जो हमारे बेड हैं और फ्रेम है, जो भी जिस फ्रेम बनाए जाते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो मशीनों के बेड बनाने के लिए हम ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टल कास्ट आयरन में ग्रेफाइट कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो एक हमने वीडियो बनाया था कास्ट आयरन के टाइप के बारे में, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जिसमें कास्ट आयरन के टाइप के बारे में हमने डिटेल में बताया था। जिसमें हमने क्वेश्चन आता है कि कौन सा कास्ट आयरन है जिसमें कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर होती है? तो वो हमने बताया था माल्टल कास्ट आयरन। हमने बताया था, उसमें ट्रिक भी बताई थी कि माल्टल मतलब यहाँ से आप कुछ भी आप समझ के याद कर लीजिए, लेकिन हमने उसमें ट्रिक बता रखी थी, उसको आप समझ सकते हैं या फिर आप जैसा भी आप समझें उससे आप याद कर लीजिएगा। माल्टेड कास्ट आयरन में हमारे कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर होती है। मतलब अगर हमारा 1% कंबाइंड कार्बन होगा तो हमारी फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 1% होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा गया, माल्टेड कास्ट आयरन में ग्रेफाइट कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, मतलब यहाँ पे केवल कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछा क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना होगा? 2%। ठीक है, तो माल्टेड कास्ट आयरन में हमारी ग्रेफाइट कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? हमारी 2% होती है। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन से कास्ट आयरन में हमारी कंबाइंड कार्बन और फ्री कार्बन बराबर होती है, तो माल्टेड कास्ट आयरन, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है। वह कास्ट आयरन है जिसका प्रयोग ऐसे मशीनी पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है जहाँ पर अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ उचित इम्पैक्ट लोड अधिक हो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वह कास्ट आयरन जिसका प्रयोग ऐसे मशीनी पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है जहां पर अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा उचित इम्पैक्ट लोड अधिक हो। ठीक है, यहाँ पे मशीनी पुर्जे दिया हुआ है, मशीनी पुर्जे, तो यहाँ पे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन हमारे पास है चिल्ड कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, माल्टेड कास्ट आयरन, मैलेबल एवं नोडुलर कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए किस कास्ट आयरन में सबसे अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर ये पूछा जाए कि किस कास्ट आयरन में सबसे अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो वहाँ पर सबसे अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी नोडुलर कास्ट आयरन में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस कास्ट आयरन में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, सबसे अधिक, तो नोडुलर कास्ट आयरन में टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है। और सबसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि नोडुलर कास्ट आयरन के दूसरे नाम क्या है? नोडुलर कास्ट आयरन के दूसरे नाम होते हैं डक्टाइल आयरन, ग्रेफाइट आयरन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डक्टाइल आयरन और ग्रेफाइट आयरन। तो किस कास्ट आयरन को हम डक्टाइल आयरन कहते हैं? तो नोडुलर कास्ट आयरन को डक्टाइल आयरन कहते हैं और ग्रेफाइट आयरन को कहते हैं। क्यों इसे हम कहते हैं डक्टाइल आयरन और मैलेबल आयरन? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा ये नोडुलर कास्ट आयरन होता है ये मैलेबल कास्ट आयरन की तरह ही होता है,
क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें हमारा मेलिबिलिटी का गुण होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें डक्टाइल का गुण होता है नोडुलर कास्ट आयरन में, इस वजह से इसको हम डक्टाइल आयरन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था वह कास्ट आयरन जिसका प्रयोग ऐसे मशीनें पुर्जे बनाने के लिए किया था जहाँ पर अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ, उचित इम्पैक्ट लोड अधिक हो। मेलिबल कास्ट आयरन के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। मेलिबल कास्ट आयरन क्या होता है? मेलिबल कास्ट आयरन का प्रयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर कंबाइंड कार्बन की प्रतिशत मात्रा, मतलब जो हमारा मेलिबल कास्ट आयरन है, तो एक चीज़ हमने आपको बताई थी, जिस कास्ट आयरन की अगर उसमें मेलिबिलिटी का गुण जिस कास्ट आयरन में अगर हमारा मेलिबिलिटी का गुण है तो वह कास्ट आयरन में हमारी कंबाइंड कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होगी और फ्री कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होगी। ये हमने आपको बताया था, है ना। तो इस वजह से जिस कास्ट आयरन में हमारा भंगुरता का गुण कम होगा उसमें हमारा मेलिबिलिटी का गुण होगा, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, मेलिबल तथा नोडुलर कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि वह कास्ट आयरन जिसका प्रयोग ऐसे मशीनी पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है जहाँ पर अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे वर्ड दे दिया है अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, जहाँ पर अधिक टेंसाइल, तो अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ किस कास्ट आयरन में होता है, यहाँ से इस वर्ड को पकड़ना है, यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। जहाँ पर अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, तो सबसे टेंसाइल जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है सबसे अधिक हमारा नोडुलर कास्ट आयरन होता है। राइट आंसर यहाँ पे इसलिए हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा? मशीन टूल्स के बेस व विद्युत के मेन स्विच बॉक्स बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, चिल्ड कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील। तो हमसे पूछा जा रहा है मशीन टूल्स के बेस, ठीक है, विद्युत के मेन स्विच बॉक्स बनाने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया था? माइल्ड स्टील, चिल्ड कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन इस्पात। बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का। तो अगर हमारी जो भी हम ऊपर बात बता रहे हैं कास्ट आयरन के टाइप के बारे में बता रहे हैं, अगर उनको आप ध्यान से थोड़ा बहुत सुन रहे होंगे जरूर इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बता रहे होंगे। तो मशीन टूल्स के बेस व विद्युत के मेन स्विच के बॉक्स बनाना है। अगर यहाँ पे वर्ड दे देता मेन स्विच की जो हमारी बॉडी है, अगर पूछा जाता कि विद्युत के जो मेन स्विच है उनकी अगर बॉडी पूछा जाए कि विद्युत के मेन स्विच की बॉडी हम किससे बनाते हैं, तो हम बनाते हैं वाइट कास्ट आयरन से। राइट आंसर हमारा तब क्या होता है? वाइट कास्ट आयरन होता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मशीन टूल्स के बेस व विद्युत के मेन स्विच बॉक्स किस कास्ट आयरन से बनाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है? चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन के बारे में अगर हम जान लें, यह कास्ट आयरन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो यह कास्ट आयरन जैसे हमारा वाइट कास्ट आयरन होता है ना, तो वाइट कास्ट आयरन से ही हम चिल्ड कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हम चिल्ड कास्ट आयरन किस कास्ट आयरन से प्राप्त करते हैं, तो चिल्ड कास्ट आयरन हम वाइट कास्ट आयरन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसी वजह से वाइट कास्ट आयरन भी हमारा क्या होता है? हार्ड होता है, क्योंकि इसमें हमारे कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक, कंबाइंड कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होती है। तो चिल्ड कास्ट आयरन भी हमारा क्या होता है? हार्ड होता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? और हाँ, अब जैसा कि हमने बताया कि जिसमें हमारा कंबाइंड कार्बन प्रतिशत मात्रा अगर अधिक है, फ्री कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है, तो उसकी मशीनिंग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से वाइट कास्ट आयरन की हम मशीनिंग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से चिल्ड कास्ट आयरन, क्योंकि वाइट कास्ट आयरन से ही हमारा चिल्ड कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन है इतना ही रखते फ्रेंड्स, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमने टोटल क्वेश्चन आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कल की वीडियो में हम और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। और इस चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो पब्लिक कमेंट में आप ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है और क्या आपको सीखने को मिला है। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट सभी से। चलिए बाय बाय।